दोस्तों आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए और लोग अभी भी इतना समझाने के बाद भी गलती कर रहे हैं। क्या गलती है ये आप लोगों को नहीं करनी, नहीं तो मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं 100%। और बहुत सारे लोग करते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों आज इसमें हम एडवांस स्टेप भी बढ़ने वाले हैं। एडवांस इन सेंस कि किस कॉम्बिनेशन से हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारा एक अलॉटमेंट पक्का हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी लोगों के ये भी सवाल आए कि सर हमने बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के शेयर्स तो लिए हैं पर हमें मेल ही नहीं आया है अभी तक। इसका क्या करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें भी इनसाइडर्स मैं बताने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। कल से है ज़बरदस्त दिन। कल है 9 सितंबर और कल हमारा फाइनली बजाज हाउसिंग फाइनेंस ओपन होने जा रहा है। आप लोगों के साथ मेरा भी रिमाइंडर हो गया, मुझे भी अभी याद आया कि 9 सितंबर यानी कल से ही ये आईपीओ ओपन होने वाला है। आप देख सकते हैं आईपीओ बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा इशू साइज है। जिन्हें शेयर होल्डर्स नहीं हैं, जिसके पास बजाज फाइनेंस फिनसर्व के शेयर नहीं है, वो निराश बिल्कुल भी मत होइए। देखिए आप देख सकते हैं 6,500 करोड़ से ज़्यादा का इसका इश्यू साइज़ है। इसमें अलॉटमेंट मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को मिलने वाला है। अब बात करें दोस्तों किस कैटेगरी से अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप देख सकते हैं रिटेल पोर्शन का जो कोटा रखा गया है वो 35% रखा है। यहीं HNI कैटेगरी का रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 15% रखा गया है। ये यदि आप लोग कॉम्बिनेशन से अप्लाई करते हैं रिटेल HNI वगैरह, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटेल के लिए रिजर्व है। अब दोस्तों यदि बात करें आईपीओ की, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत लोग ये कवर नहीं करे, सिर्फ 1% लोगों ने ही ये चीज़ें बताई होगी। जैसे कि ये क्लोज तो 11 तारीख को हो जाएगा, अलॉटमेंट 12 को आएगा। फाइनली की जो इसकी लिस्टिंग है 16 तारीख को होने वाली है। दोस्तों 16 से पहले ही जो यूएसए स्टॉक मार्केट है वहाँ से बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। रिसेशन से रिलेटेड ही न्यूज़ आ रही है। अभी आपने देखा था लगातार हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। क्यों? क्योंकि यूएसए की वजह से उस पर इफेक्ट पड़ा था। लिस्टिंग से पहले यदि वो डेटा नेगेटिव आ जाता है, यूएसए डाउ जोन्स से कोई प्रेशर आता है, डेफिनेटली ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि इस पे बजाज फाइनेंस की जो लिस्टिंग है उस पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है उन्होंने क्लियरली मैंडेट लिख रखा है कि जो शेयर होल्डर कैटेगरी से यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग 2 लाख, जी हाँ दोस्तों, यदि 2 लाख से एक्सीड आपने शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई किया तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी रिजेक्ट। अब हमें कितने पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कितने लॉट अप्लाई करना है, 13-14। आप लोगों का उसका जवाब यहीं मिल जाएगा। आप देख सकते हैं रिटेल में 13 लॉट यदि आप लोग लगाते हैं तो शेयर आपको मिलता है 2782, जिनकी प्राइस कितनी होती है 1,94,740। ये कट ऑफ प्राइस इंक्लूडेड है इसमें। आप देख सकते हैं ये जो अमाउंट है ये 2 लाख से कम है, यानी मैक्सिमम आप लोग शेयर होल्डर कैटेगरी से यदि अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को इतने अमाउंट का ही एप्लीकेशन आप लोग लगा सकते हैं। बाकी हर कैटेगरी के हिसाब से है। स्मॉल HNI 2 लाख से ऊपर होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं। यदि बिग HNI की बात करें तो मिनिमम लॉट आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को चाहिए होगा। अब काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि सर स्मॉल HNI में बिग HNI में अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। दोस्तों उसके लिए सीधा साधा मैं तो नेट बैंकिंग एसबा के थ्रू ही यहाँ पे एप्लीकेशंस लगाता हूँ बिग HNI या स्मॉल HNI में। अब किस कैटेगरी में अप्लाई करना है वो हम थोड़ी देर में ही बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं। लोग करते क्या है कि इसमें 2 टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो शेयर होल्डर से तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, दूसरा रिटेल कैटेगरी से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि चलिए हम शेयर होल्डर्स नहीं है, कोई बात नहीं, हमने शेयर होल्डर से एप्लीकेशंस लगा दी और रिटेल तो हमारे पास है ही है, तो रिटेल से भी हम लोग एप्लीकेशन लगाते थे। तो क्या होता है, शेयर होल्डर चलिए कैंसिल हो गया तो क्या है, रिटेल से तो हमारा एप्लीकेशंस वैलिड रहेगी। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती रहेगी मेरे हिसाब से। ये यदि आप लोग करने की सोच रहे हैं तो तुरंत इस प्लान को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका पैन कार्ड। ना आपका आधार कार्ड नंबर, ना DP क्लाइंट नंबर, ना कौन से ब्रोकर से आप लोग
अप्लाई करते हैं, इन सब से उन्हें कोई मैटर नहीं रहता। आप लोगों का पैन कार्ड नंबर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक बार आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशंस लगाई, कंपनी के पास आपका पैन कार्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो फीड हो जाती। सो यदि आप लोग करते हैं कि शेयर होल्डर तो मैं हूँ नहीं पर इसमें अप्लाई कर देता है और रिटेल से भी अप्लाई कर देते हैं, कोई बात नहीं, शेयर होल्डर कैटेगरी में एप्लीकेशन कैंसिल भी हो जाए तो क्या है, रिटेल से तो रहेगा ही रहेगा। सो दोस्तों यदि ये आप लोगों ने करा तो आपकी दोनों ही एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएगी। सो ये गलती बहुत भारी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, स्पेशली टाटा के आईपीओ में भी देखा गया था। और ये भी मैं यही कहूँगा कि जो भी आप लोग डिसीजन ले, सबसे पहले सोचिए समझिए, उसके बाद ही कोई भी निर्णय लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाटा का जैसे टाटा टेक की जो आईपीओ आया था उसमें स्पेशली रिजर्व लिखा गया था कि कौन से शेयर यदि आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब इसमें क्लियरली दो ही लिखा हुआ है, बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व। इन दोनों के अलावा यदि आप लोगों के पास बजाज के कोई भी शेयर हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो बेमतलब में गलती से भी आप लोग शेयर होल्डर कैटेगरी, यदि आप लोगों के पास ये दो शेयर नहीं है तो शेयर होल्डर कैटेगरी में आप लोग बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा, रिटेल, एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, किसी भी कैटेगरी में। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है। अब दूसरे पार्ट को कवर करते हैं। अब जो लोग बोल रहे हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने शेयर तो लिए हैं बजाज फाइनेंस फिनसर्व के, पर हमारे पास मेल अभी तक भी नहीं आया, और यदि मेल नहीं आया तो क्या करना है। सो दोस्तों उनके लिए सीधा सा जवाब है, यदि आप लोगों ने 29 तारीख या उससे पहले यदि बजाज फाइनेंस या फिनसर्व के शेयर लिए हैं और यदि आप लोगों के पास मेल नहीं भी आया, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके ब्रोकर का जो आपके पास मेल होता है वो अपडेट नहीं होता, कहीं गलती होती है तो मेल नहीं आ पाता। सो आप निश्चिंत रहें, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर देना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यदि आप लोगों ने ऑनेस्टली के साथ आप सही बता रहे हैं तो। बाकी इन केस सेफ्टी आप चाहें तो बजाज फाइनेंस फिनसर्व पे ईमेल आईडी ले लीजिए इनकी, और आप अपना डीपीआईडी वगैरह लिख के उनको बता दीजिए कि भैया मैं 29 से पहले मैंने ये शेयर ले रखे हैं, इस तारीख को लिए हुए हैं और अभी तक मेरे पास मेल नहीं आया। वैसे अगर ये करेंगे तो एक एडवांस सेफ्टी के लिए मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। बाकी यदि आप लोगों ने बाय कर रखे, काफ़ी कमेंट्स आए सर हमने 2-3 साल पहले से ही बाय कर रखे पर फिर भी मेल नहीं है, तो आप लोग डेफिनेटली निसंदेह आप लोग शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करें। अब यदि बात करें कंपनी की तो देखिए कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, पता है आप लोगों को कंपनी काम क्या करती है, लोन देने का काम करती है। किस किस सेक्टर में आप देख सकते हैं, होम लोन, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कंसेशन, डेवलपर फाइनेंस, इन सभी चीज़ों में कंपनी काम करती है, लोन देती है। सो कंपनी के बारे में ज़्यादा बात तो आप लोग मुझसे ज़्यादा शायद जानते होंगे। बात करें परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है कंपनी का, क्या ये चीज़ें हम इसलिए देख रहे हैं कि यदि ये आईपीओ में लग जाता है तो क्या लॉन्ग टर्म में हम इसमें बने रह सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि यदि यूएस से कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो इसकी लिस्टिंग पे इफेक्ट हो जाए। सो उसे टैकल कैसे करना है वो कंपनी की बैलेंस शीट बताती है। आप देख सकते हैं असेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं 709 करोड़, 1257 करोड़, 1731 करोड़, मतलब ज़बरदस्त कंपनी की ग्रोथ है, प्रॉफिट है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि कंपनी का कर्जा भी तो लगातार बढ़ रहा है, सो भैया ये फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी का वर्क ही ऐसे चलता है, यहाँ से लोन लिया, यहाँ से लोन दिया, बीच में जो कमीशन है वो खुद का नेट प्रॉफिट यहाँ से निकाल दिया। सो थोड़े से इसके यदि मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूँ तो थोड़ा महंगा है, बाकी तो कंपनी तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। यदि इसमें लॉन्ग टर्म में भी बनने की आप सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है ये कोई गलती है आप लोगों की। सो बजाज फाइनेंस का हमने पूरा देख ही लिया, सब हाउसिंग फाइनेंस की चीज़ें बातें हमने कर ली, आईपीओ बढ़िया है, बिजनेस समझ लिया, बैलेंस शीट देख ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पे हम आ चुके हैं, कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, किस कॉम्बिनेशन से हमें अप्लाई करना है ताकि हमारा जो अलॉटमेंट है वो मैक्सिमाइज हो सके। सो सबसे पहले बात करें जो नॉन शेयर होल्डर हैं, जिन्हें ये आईपीओ मतलब जो शेयर होल्डर नहीं है, सो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है रिटेल। जी हाँ दोस्तों, रिटेल से ही अप्लाई कीजिए, अच्छा रहेगा उनके लिए। बाकी यदि आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क इन सेंस पैसा ज़्यादा आप लोग लगाना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे नॉर्मल आईपीओ में हम अप्लाई करते हैं रिटेल, स्मॉल एचएनआई से वगैरह से। बाकी रिटेल से ही आप अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डीमेट अकाउंट से तो बेटर रहेगा।
अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स की। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फाइनली कैसे अप्लाई करना है। सो दोस्तों, शेयर होल्डर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि पहले भी समझाया था पर फिर भी कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट है। सो देखिए, एक तो रिटेल कैटेगरी तो आप लोगों के पास रहेगा ही, मतलब रिटेल से तो आप लोग अप्लाई करेंगे ही, और शेयर होल्डर्स हैं यदि आप लोग। सो देखिए दोस्तों, रिटेल से इसमें आप लोगों को जितने लॉट लगा सकते हैं उतने लॉट लगाने हैं। अब कितने लॉट लगाने हैं, सो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया था। मैक्सिमम आप 13 लॉट ही लगाइएगा। अब शेयर होल्डर में भी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सर मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मैं तो 14 लॉट अप्लाई कर देता हूँ। भैया, आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने 14 लॉट लगाए, आप आए स्मॉल एनआईज में शेयर होल्डर कैटेगरी में, यदि आपने 2 लाख के ऊपर एप्लीकेशन लगाई तो आपकी दोनों ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सो इसलिए कहा था ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। यदि शेयर होल्डर में भी आप लोग अप्लाई करते हैं तो कितनी एप्लीकेशन आपको लगानी है, मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी शेयर होल्डर में 13 एप्लीकेशन, और वो उसका मैक्सिमम अमाउंट इतना रहेगा 1,94,740। सो ये क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए। सो अब हमारे पास शेयर होल्डर्स में कितनी हम एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, 13। और शेयर होल्डर्स के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन रखे जिससे हमारा अलॉटमेंट मैक्सिमम पड़ जाए। सो दोस्तों देखिए, नियर बाय टू शेयर होल्डर से यदि हमने अप्लाई किया तो लगभग हमारा जो पैसा है 2 लाख के अप्रॉक्स, बोलो मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट फिगर, 2 लाख के अप्रॉक्स जाएगा। सो मुझे नहीं लगता मैक्सिमम हम लोगों के पास इतना पैसा रहेगा कि हम इसमें बिग एच स्मॉल एच में भी अप्लाई कर पाएँ। सो इसी के साथ साथ यदि हम शेयर होल्डर के साथ किस कॉम्बिनेशन में अप्लाई करें, तो मेरे हिसाब से तो अभी फ़िलहाल रिटेल ही बेस्ट रहेगा। रिटेल में 1 एप्लीकेशंस आप लगाएं, बाकी शेयर होल्डर में 13 एप्लीकेशंस आप लोग लगाएं। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और इतना पैसा इसमें लग जाएगा नियर बाय टू 2,13,14,15,000 टू 2 लाख आप देख लीजिएगा, 2,15,000 के आसपास रहेगा, जिसके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। सो इसलिए मेरे हिसाब से परफेक्ट कॉम्बिनेशन ये है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करेंगे जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन आएगा कि किस कैटेगरी में अप्लाई करें। सो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी कैटेगरी से आप लोगों को कितने एप्लीकेशन लगा रहे हैं। और वापस जो लोग नए उन्हें बता दूं, जो शेयर होल्डर कैटेगरी होती है उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस में अलॉटमेंट होता है। मान लीजिए आपने 13 लॉट अप्लाई करें और किसी ने 12 लॉट अप्लाई किए, और शेयर होल्डर में ये सब्सक्रिप्शन हुआ 17 टाइम। सो जो 13 लॉट 13 एप्लीकेशंस लगाता है, इसे मैं एक और बार साफ कर देता हूँ। सो अब आप समझेंगे कि मान लीजिए किसी ने हमने 13 एप्लीकेशन लगाई मैक्सिमम, और शेयर होल्डर कैटेगरी में ये आईपीओ होता है 13 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। सो मान के चलिए 100% प्रोबेबिलिटी नहीं, कंफर्मेशन रहेगा कि ये एक लॉट आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और यदि किसी ने 5 एप्लीकेशंस लगाई है तो वो हो जाएगा 5/13। सो ये प्रोबेबिलिटी बेसिस पे आप लोगों को मिलेगा। सो शेयर होल्डर कैटेगरी में वापस ये कहूँगा कि जितनी एप्लीकेशन आप लोग लगाते हैं, मैक्सिमम है 13, जितनी एप्लीकेशन आप लोग लगाएंगे उतना आपकी अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और जितनी कम लगाएंगे उतना ही आपका कम रहेगा। सो ये कहूँगा शेयर होल्डर कैटेगरी में मैक्सिमम 13 एप्लीकेशंस लगाइएगा, ताकि आप लोगों की अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी बढ़े। फिर जितना भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ, मान लीजिए 20 टाइम, तो 13/20 आपकी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी अलॉटमेंट की। कोई किसी ने 5 लगाई तो 5/20 उसकी अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। सो आई होप दोस्तों अब आप लोगों का 1% भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट में मैं 100% सॉल्व करूंगा। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा क्लियरिटी ला दी है, और मैं आप लोगों को सेफ्टी के तौर पे यही कहना चाहूँगा, कल डेफिनेटली यदि आप लोग रिटेल में हैं, आपके पास शेयर होल्डर नहीं है, डेफिनेटली डे 1 के साथ अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं यही कहूँगा, डे 1 रुकिएगा, हम समझदारी से डिसीजन लेंगे कि शेयर होल्डर के साथ किस कैटेगरी में कॉम्बिनेशन बेटा है। वैसे 90% जो मैंने आपको बताया वही मैं करूँगा, पर जिस हिसाब से डे 1 पे सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, QIBs का थोड़ा रिस्पॉन्स आएगा, सो सब उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। डे 2 पे मैं पर्सनली मेरा फाइनल डिसीजन लूँगा। सो इससे जानने के लिए यदि कैटेगरी कौन सी में अप्लाई करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एंकर लिस्ट की यदि बात की जाए तो भाई साहब इतनी ज़बरदस्त एंकर लिस्ट आई है, सभी बड़े प्लेयर्स हैं उनके नाम सामने आए हैं, चाहे से वो नमूरा हो, SBI हो, HDFC हो, सभी बड़े बड़े ब्रोकिंग एजेंसी के नाम आए, ब्लैक रॉक के। सो एंकर लिस्ट 5 स्टार एंकर लिस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100% आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो से हेल्प हो गई होगी, तो आप लाइक कर दीजिएगा। डे 2 पे मैं मेरा फाइनल डिसीजन बताऊंगा। सो नए